जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ तो किसान भाई बहनों, आज भी हम नई जानकारियों के साथ हाजिर हो गए हैं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए कृषि संबंधित जानकारियाँ लेकर। आइए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। गुणवत्ता युक्त फसल के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कॉलोनी और एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं ही वहन करना होता है। अच्छे फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों के सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। 16 आवश्यक तत्व है जो कि हमारे पौधे को आवश्यक होता है, और ये तभी पता चलेगा जब हम मिट्टी का जांच करवाएंगे। और मिट्टी जांच करवाने से ये पता चलेगा कि किस आवश्यक तत्व की कमी है और किसान उसी आवश्यक तत्व को अपने खेतों में डालें। इसलिए मिट्टी का जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल की टमाटर की उपज पाई जा सकती है। टमाटर के लिए उन्नत किस्म जो मुरझा रोग से प्रतिरोधी है, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, इसकी आप खेती करें जो मुरझा रोग से प्रतिरोधक है। विभिन्न फसलों को लाही कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। मौसम के वर्तमान परिस्थिति में फसलों में लाही कीट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। लाही कीट से फसल को बचाने के लिए कृषक हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताई गई तकनीक का इस्तेमाल कर लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, लाही एक बहुत ही कमज़ोर कीड़ा है। इसको अगर ठंडे पानी से आप स्प्रे कर दें तभी यह मर जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि खेत में प्रतिदिन आप जाकर देखें और जहाँ भी 2-4 पौधों में भी लाही आता है तो कोई भी सिस्टेमिक दवा जो सिस्टम में जाने वाला है, जैसे आपका डाइमेथियोएट है या फिर मेटासिस्टॉक्स है या फिर आपका इमिडाक्लोप्रिड है, तो ऐसी दवा इमिडा अगर लेते हैं तो 1 मिलीलीटर और मेटासिस्टॉक्स या डाइमेथियोएट लेते हैं तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए, तो आपका लाही से बचाव हो जाएगा। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दबाव का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है।
ये दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम भी बिल्कुल नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। आज के कृषि समाचार के इस अंक में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता का रहस्य। खेती वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करता हूं। पहले तो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। प्रचार के माध्यम से हम लोग भी उस ओर झुक रहे हैं, झुकाव हो रहा है और खेती हम लोग कर रहे हैं। खेती में हम लोग धान, गेहूँ, सरसों और तिलहन इत्यादि साग सब्जी ये सब की खेती करते हैं और इससे बहुत फ़ायदा भी है, आर्थिक भी है और बेरोजगारी दूर करने का माध्यम भी है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 25, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2100, अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400, अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600, अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10100, अधिकतम 11900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400, अधिकतम 6500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4400, अधिकतम 5600 रुपए। चीनी न्यूनतम 2750, अधिकतम 3900 रुपए। आलू न्यूनतम 750, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1700 रुपए, अधिकतम 1900 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए जानकारी हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, जो किसान भाई बहन सुकर पालन करते हैं वो पारंपरिक तरीके से तो करते ही हैं। अगर वो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन करेंगे तो वो और भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्नत तरीके क्या है सुकर पालन के। इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। सुकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना से जुड़ा है।
भारत में बहुत बड़ी संख्या में सूकर पाला जाता है। इसका मांस लोग बहुत पसंद करते हैं तथा इसका निर्यात भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः सूकर पालन व्यवसाय की हमारे देश में बड़ी संभावना है। सूकर पालन से संबंधी आवास व्यवस्था, दाना, दवा और इस संबंध में अन्य तकनीकी जानकारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लोग आसानी से ले सकते हैं। इन्हें उचित दाना, घर के बचे जूठन एवं भोजन के अनुपयोगी बचे पदार्थ तथा अन्य सस्ते आहार के साधन पर लाभकारी ढंग से पाला जा सकता है। जी हाँ, झारखंड में परंपरा प्राप्त व्यवसाय है सूकर पालन। गांव में या जंगलों में भी जो है हमारे झारखंड के लोग जो है सूकर पालन करते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है स्थिति बदल रही है और ज़्यादातर किसान अभी उन्नत नस्ल का सूकर पालन और उन्नत विधि से, उन्नत तकनीक से सूकर पालन कर रहे हैं। तो उन्नत तकनीक से सूकर पालन हेतु या वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन हेतु की जब बात करते हैं तो कुछ बातें जो है वो हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पुराने तरीके से करने से उनको फ़ायदा कम होता है, उन्नत तकनीक से करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उन्नत तकनीक की यदि बात करते हैं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि उन्नत नस्ल का सूकर का पालन करें, अच्छे तरीके से खान पान की व्यवस्था करें, संतुलित आहार की व्यवस्था करें, आवास व्यवस्था करें, बीमारियों से बचाव करें और उसके साथ साथ जो है कि किस तरह से उनको जो है व्यवसाय यानी बाजार की भी व्यवस्था उनको होनी चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सूकर की एक नई प्रजाति ब्रिटेन की टेमवर्थ नस्ल के नर तथा देशी सूकर के संयोग से विकसित की है। यह आदिवासी क्षेत्रों के वातावरण में पालने के लिए विशेष उपयुक्त है। इसका रंग काला तथा एक वर्ष में औसत शारीरिक वजन 65 केजी के लगभग हो जाता है। ग्रामीण वातावरण में नई प्रजाति देशी की तुलना में आर्थिक दृष्टिकोण से 4 से 5 गुना अधिक लाभकारी है। कोई भी सूकर पालक हैं, अगर उनका नस्ल अच्छा नहीं होगा तो उनमें बढ़ने की क्षमता कम होगी। तो आप कितना भी बढ़िया से उनको रखते हैं तो उनमें एक लिमिट होता है, उसके बाद वो बढ़ना उसका कम हो जाता है और इससे मांस की उत्पादन जो है वो कम होती है। तो इसलिए अभी झारसुक वैरायटी जो है, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से तैयार किया गया है, और ये झारसुक संकर नस्ल है, विदेशी और देसी नस्ल के क्रॉस 50% क्रॉस का ये तैयार किया हुआ है। तो झारसुक नस्ल ही, चूँकि ये देसी नस्ल, झारखंड के देसी नस्ल से इसको तैयार किया गया है, तो ऐसा देखा गया कि ग्रामीण वातावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो किसान देसी पाल रहे हैं उसके जगह पे अगर ये उन्नत नस्ल झारसुक नस्ल का सूकर पालन करते हैं तो सीधे तौर पे 5 से 6 गुना उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो पहला चीज़ है कि उन्नत नस्ल का पालन करें, और ये उन्नत नस्ल ग्रामीण वातावरण में जिस तरह से देसी पाल रहे हैं उस तरह से इसको रख सकते हैं। सूकरों का आहार जन्म के एक पखवाड़े के बाद से ही शुरू हो जाता है। माँ के दूध के साथ साथ छौनों को सूखा ठोस आहार दिया जाता है, जिसे क्रिप राशन कहते हैं। 2 महीने के बाद बढ़ते हुए सूकरों को ग्रोवर राशन एवं वयस्क सूकरों को फिनिशर राशन दिया जाता है। गर्भवती एवं दूध देती सुकरियों को भी फिनिशर राशन ही दिया जाता है। राशन में मकई, बादाम खल्ली, चोकर, मछली चूर्ण, लवण मिश्रण एवं नमक का दाना मिश्रण दैनिक आहार में देना लाभकारी होता है। उन्नत नस्ल का जो सूकर की यदि बात करते हैं तो इसमें देसी सूकर जैसे 5 से 6 किलो दाना खा करके 1 किलो मांस में परिवर्तित करता है। उसी तरह से जो उन्नत नस्ल का जो सूकर है, झारसुक नस्ल का जो सूकर है, वो 2.5 से 3 किलो दाना खाकर 1 किलो मांस में उसको परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है कि फ़ायदेमंद होता है कि कम खाना खाकर ज़्यादा बढ़ता है। देसी सूकर जहाँ पे 2 से 3 या 4 बच्चे देती है, उसी परिस्थिति में ये उन्नत नस्ल का झारसुक सूकर 8 से 12 बच्चे देती है। वो साल में 2 बार बच्चे देती है, जबकि देसी सूकर 2 साल में 3 बार बच्चे देती है। तो इन सब कारणों के कारण देखा जाता है कि ये ज़्यादा फायदेमंद है झारसुक सूकर को पालना। दूसरा चीज़ है खान पान की यदि बात करते हैं कि सूकर में खान पान ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें बढ़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ऐसा देखा जाता है कि हमारे ग्रामीण वातावरण में जैसा कि सूकर पालन जो हमारे किसान करते हैं, सूकरों को हम लोग काफ़ी हद तक चरा करके भी रख सकते हैं। और सूकर जो है
बेकार जो पदार्थ है, खास करके जो हम लोग खेती करते हैं तो उसमें से सब्जियों का बचा हुआ, उसमें पत्ते हैं, घास है, ये सब खिला करके और साथ कुछ अनाज भी उनको देना होता है, जिससे उनकी बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा बढ़वार होती है। तो इस तरह से खान पान की यदि बात करते हैं तो संतुलित आहार की यदि बात करते हैं तो उसमें मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मछली चूर्ण, मिनरल्स और नमक, इस तरह से हम लोग उनको देते हैं। लेकिन ये खाना ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसे खर्च को कम करने के लिए हम कुछ बेकार खाद्य पदार्थ, जैसे कि जो शहर के आसपास जो हमारे किसान भाई हैं वो शहरों के होटलों की जूठन सामग्री दे सकते हैं, गांव में जो है वो हड़िया जो का मेरा भी दे सकते हैं, घास चरा करके भी रख सकते हैं, जंगली फल, हमारे किसान भाई सब्जियां काफ़ी ज़्यादा उपजाते हैं, तो सब्जी का जो भी बेकार सब्जियां हैं जो बाज़ार में नहीं बिक पाती है, जो ख़राब हो जाती है, उस तरह की सब्जियों को सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सही आहार के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य की भी देखभाल निरंतर करनी चाहिए। सही वातावरण न मिलने से उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, जिसमें कृमि रोग, स्कैबीज आदि प्रमुख हैं। अतः इन लक्षणों को देखते ही पशुपालकों को पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। इन्हीं सब तकनीकी बातों का ध्यान रख पशुपालक सूकर पालन के व्यवसाय से जुड़कर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। जो भी सूकर पालक सूकर पालन कर रहे हैं तो उचित आवास देना चाहिए, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, उस समय विपरीत वातावरण जब होगा तो उसमें सूकर जो है वो दबाव में आते हैं और बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता, ये सब काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए आवास की उचित व्यवस्था ज़रूर होना चाहिए और आवास जो है साफ़ सुथरा, सूखा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, ताकि उसे उचित वातावरण मिले। तो आवास के साथ साथ दूसरा चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने सूकर पाला, सूकर में बीमारी आ गई, मर गया, तो इसका मुख्य कारण है कि उन्होंने टीकाकरण नहीं कराया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आप पशु पालन कर रहे हैं उसमें टीकाकरण, बीमारियों से बचाव के लिए आप टीकाकरण ज़रूर से ज़रूर कराएं। अगर आप टीकाकरण नहीं कराते हैं तो कितनी भी अच्छी तरह से रख रहे हैं तो इससे जो है बीमारी जो है आपके सूकरों में आती है और इसके कारण मृत्यु दर जो है काफ़ी बढ़ जाती है और किसानों को काफ़ी हानि होता है। तो बीमारियों की यदि बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ये ध्यान देना चाहिए कि मुख्य रूप से 2 बीमारियां सूकरों में होती है। उसमें से एक बीमारी है स्वाइन फीवर और दूसरा है खुरहा चपका, जो FMD जिसको कहते हैं। स्वाइन फीवर में जो स्वाइन फीवर में इसका जो लक्षण है कि अचानक तेज़ी से जो है वो सूकर मरने लगता है, उसके बाद जो है उसमें शरीर पे धब्बे धब्बे आ जाते हैं, खाना पीना कम कर देता है, तेज़ बुखार होता है, ये सब लक्षण आते हैं स्वाइन फीवर में। और इसके कारण सूकरों में मृत्यु दर काफ़ी अधिक हो जाती है। हमारे किसान भाई जो है भयभीत हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए स्वाइन फीवर टीका जो है कि बहुत सरकारी संस्थान में ये उपलब्ध है झारखंड में, और इसमें जो है कि 1 ml मात्रा 2 महीने की उम्र में सूकरों के बच्चों को दे और फिर उसके बाद साल में 1 बार दे करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दूसरी बीमारी है जो खुरहा चपका जो बीमारी कहते हैं, वो खुरहा चपका जो बीमारी है ये मुख्य रूप से सूकरों में जो होता है, इसमें पैर में घाव हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, बच्चे देने की क्षमता मादा सूकरी में कम हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। तो इसमें FMD टीका बाज़ार में उपलब्ध है। इसमें 1 से 2 ml टीका जो है चमड़े में या मांस में देकर इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। तो आपने अभी जाना कि सूकर पालन के उन्नत तकनीक क्या है। आइए अगली जानकारी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, मिट्टी जांच से हमें ये पता चलता है कि उसमें क्या क्या पोषक तत्वों की कमी है, क्या उर्वरता होनी चाहिए।
तो आइए आज हम जानेंगे कि मिट्टी में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से करें। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण कुमार, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है मिट्टी में पोषण तत्व का प्रबंधन के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है मिट्टी में पोषक तत्व का प्रबंधन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि पोषक तत्वों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है मिट्टी के लिए। पोषक तत्वों का प्रबंधन का मतलब है कि आवश्यक पोषक तत्व, जो 16 आवश्यक पोषक तत्व जो हमारे पौधे को ज़रूरी होता है, इसके साथ साथ उसमें पानी का भी व्यवस्था उचित समय समय पे होना चाहिए। हमारे मिट्टी गीला होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। साथ में मिट्टी में का भुरभुरापन भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसे बोलते हैं ना, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये तीनों अवस्था को इम्प्रूव करना है। अगर हमारे खेती को अच्छा करना है, हमें उपज ज़्यादा लेना है, तो तीनों अवस्था को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसे ही हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो आप बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें तीनों अवस्था को देखना होगा कि इसमें पोषक तत्व कितना है, इसमें नमी के लिए इसमें हमारे मिट्टी में जो पानी सिंचाई का जो व्यवस्था है वो कैसा है, और हमारे मिट्टी में जो जुताई गुड़ाई करते हैं वो समय पे हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें पोरोसिटी यानी हवा भी ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कि पौधे जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह पौधे भी सांस लेते हैं, तो उसे भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। हवा और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है खाना के अलावे। डॉक्टर साहब, पोषण तत्व प्रबंधन करने के समय किन किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे? तो जैसा कि हमने अभी बताया कि रासायनिक जो 16 आवश्यक पोषक तत्व है, जो कि हमारे किसान भाइयों ज़्यादातर कंपोस्ट देते हैं। कंपोस्ट के रूप में गोबर का खाद का कंपोस्ट बनाते हैं, और इसके अलावे वर्मी कंपोस्ट भी देते हैं। उसके अलावे आजकल एजोला बहुत अच्छा है, जो कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर धान के खेती में एजोला, जहाँ पानी ज़्यादा लगा रहता है, तो वो देते हैं। यानी हम किसान भाइयों को हम लोग तो बोलते हैं कि झारखंड में जो इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, तो यहाँ पे कार्बनिक खाद देने का, यानी कि जो बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो उसका यहाँ संभावना ज़्यादा है। तो अगर उसकी खेती करना है तो मिट्टी का निकाई गुड़ाई तो अच्छा से करें ही, साथ में नेत्रजन देना है तो यूरिया न डालें, फॉस्फेट और पोटास देना है तो जैसे DAP दे देते हैं और पोटास देते हैं, बोरन के लिए बोरैक्स दे देते हैं। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र न देकर अगर हम FYM दे दें, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको बोलते हैं, या वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। आजकल वर्मी कंपोस्ट हमारे किसान भाई अपने गांव में भी बनाने लगे हैं, और अच्छे किस्म का वर्मी कंपोस्ट भी हमारे किसान भाई बनाने लगे, केचुआ खाद जिसको बोलते हैं। इसके अलावे जैविक खाद भी है। तो इन सब खादों को देकर, क्योंकि जो हम वर्मी कंपोस्ट का बात कर रहे हैं, कंपोस्ट का बात कर रहे हैं, इसमें जो 16 आवश्यक तत्व, ये सारे का सारा पोषक तत्व इसमें मौजूद रहता है। सिर्फ अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र जो देते हैं, रासायनिक खाद यूरिया के नाम पे या DAP, उसमें सिर्फ आपको नाइट्रोजन मिलेगा। फॉस्फोरस देंगे तो उसमें सिर्फ फॉस्फेट मिलेगा, उसी तरह बोरैक्स देंगे तो सिर्फ बोरन मिलेगा। तो ये 16 आवश्यक तत्व को देने के लिए जो इतना एक एक रासायनिक खाद देंगे, तो इसमें हमारे किसान भाइयों का जो मुनाफा है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रासायनिक खाद में लग जाता है। तो किसान भाइयों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, और जो गोबर के खाद है उसका उपयोग करें, या
जो फसल काटते हैं उसका जो अवशेष बचता है उसको भी मिट्टी में जोत कर सड़ा कर उससे भी खाद बनता है, वो भी बहुत अच्छा खाद है और उसमें पैसा भी अलग से नहीं लगना है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अगर जो ऑर्गेनिक खाद का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उससे लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि आजकल जो कार्बनिक जो उत्पादक हो जाता है उत्पादन है उसका बाज़ार में भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सामान्यतः हमारे किसान भाई अपने खेत को देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें पोषक तत्व की कमी है या उसका कुछ अलग विधि है? वैसे मोटा मोटी किसान भाई देखकर बहुत कुछ पहचान सकते हैं कि उनके खेत में जो उर्वरा शक्ति है वो उसका मोटे तौर पे कम है या ज़्यादा है। उसके लिए हमारे किसान भाई मिट्टी को हाथ में ऐसे लेकर और हाथ से ऐसे चुटकी से ऐसे देखेंगे तो उससे पता चल जाता है बहुत चीज़। जैसे उसमें जैसे मैंने 3 चीज़ बताया ना कि फिजिकल, रासायनिक, जैविक और भौतिक, 3 चीज़। तो भौतिक अवस्था आप छू कर बता सकते हो उसमें नमी है या नहीं, उसमें ज़्यादा हार्ड मिट्टी है या भुरभुरा मिट्टी है, ये 2 चीज़ आसानी से आप पता कर सकते हैं। उसमें उर्वरा शक्ति कितना है, इसके लिए पोषक तत्व कितना है, इसके लिए मिट्टी के रंग से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। मिट्टी का रंग थोड़ा सा डीप है यानी थोड़ा सा गहरा कलर है, इसका मतलब है कि आपके मिट्टी में उर्वरा शक्ति कुछ है। और अगर मिट्टी का कलर थोड़ा सा डल है यानी सफ़ेद हो गया या पीलापन टाइप का है, जो जनरल यहाँ मिट्टी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें समझ सकते हैं कि इसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी सी कम है। तो उसके लिए हम लोग किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि इसके लिए मिट्टी जांच करवाएं। और मिट्टी जांच कराने के लिए हमारे प्रदेश में करीब करीब प्रत्येक ज़िला में मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। वहाँ किसान भाई अपनी मिट्टी को ले जाकर जांच करवा सकते हैं और इस आधार पर उनको पता चल जाएगा कि उनके खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है, और उस आधार पे अगर पोषक तत्व देते हैं तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी मिट्टी में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में और इसकी क्यों आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज आपने अच्छी और बहुत सारी कृषि संबंधित नई जानकारियाँ ले ली। चलिए जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले अंक में फिर से हाजिर हो जाएंगे नई जानकारियों के साथ। जोहार।